को आपके साथ रूबरू करवा रहा हूं, जिनसे मेरा सौभाग्य है कि लगभग 30 साल से मैं उन्हें जानता हूं। और जब आप उनका नाम सुनेंगे तो आप भी ये मानेंगे जो मैं कहने वाला हूं कि एक ऐसे इंसान जो ना कि केवल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं और टॉप पर पहुंचे हैं काफी एक यंग एज में, आज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के, लेकिन उससे भी ज्यादा ये सब करने के बावजूद पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक को किस तरह से जागरूक किया जाए, उनकी मदद की जाए, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए, देश को आगे कैसे लेके जाया जाए, इसमें भी उतना ही जुड़े रहते हैं। नीलेश शाह, जिनको प्यार से सब लोग नीलेश भाई भी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई आने के लिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपसे ये मैं जानना चाहूंगा, हालांकि ये पॉडकास्ट है, लोग आपको टीवी पर तो जरूर देखते हैं, लेकिन आज सुनने आए हैं आपको, लेकिन ये सब आप मैनेज कैसे कर लेते हैं? आप एक म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल पे भी हैं, हाल ही में आपने यूआईडी के भी आप सीनियर सदस्य बने हैं गवर्निंग बोर्ड के, और तरह तरह की कमिटीज में आप रहते हैं जहां पर एक ही आपका फोकस रहता है कि किस तरह से पॉलिसी चेंजेस लाएं कि लोगों को उठाएं नीचे से, मतलब हमारे देश की जो गरीबी है उसे। तो आप ये सब मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि मैं तो आपको 30 साल से देख रहा हूं, हमारे सबके थोड़े ग्रे बाल जरूर आ गए हैं, लेकिन आप वैसे के वैसे ही दिखते हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप? ये यंग लोग सुन रहे हैं आपको जो आज की डेट में कहते हैं हम तो थक गए, हम बिजी हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? बचपन में रामायण पढ़ी थी, जब राम भगवान सागर के ऊपर सेतु बांध रहे थे तो उनकी सहायता करने के लिए वानर थे, रीछ थे, बट वो एक स्क्विरल या खिसकोली भी थी जो जाके छोटे छोटे पेबल्स उठा के बड़े बड़े स्टोन के बीच में डाल रही थी। एंड फिर ये वानर ने भगवान राम से कंप्लेन की कि ये खिसकोली हमारे पाँव में आ जाएगी, दब जाएगी, तो आप उसे कहे कि मदद नहीं करे। और भगवान राम ने कहा कि वो भी ये ब्रिज बनाने में मदद कर रही है, ये सेतु बनाने में मदद कर रही है, उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। तो बचपन से बस अब वो मन में आ चुका है कि चाहे हम बंदर हो, चाहे रिच हो, चाहे खिसकोली हो, काम तो करना चाहिए। अगर हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो सेतु बन जाएगा। तो बहुत जितनी अपनी औकात है उस हिसाब से मेहनत करते हैं, पैशन है, पर्पस है, तो समय निकल आता है। बहुत ही आप हम्बल हैं, और देखिए कितना सीखने को आपसे हमेशा मिला है लाइफ में। नीलेश भाई के हर एक इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो खास तौर से हमने चुना आपके लिए, वो ये है कि मास्टर योर मनी विद एसेट एलोकेशन। और मैंने ये इसलिए चुना क्योंकि आपने, आज आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं एक मार्केट गुरु के रूप में, लेकिन कई साल आपने अपने जो करियर के बिताए वो आपने डेट के भी आप स्पेशलिस्ट थे, और वो शायद मेरी जनरेशन के लोग जानते हैं इस बात को। आज के जनरेशन के लोग ये मानते हैं कि आप इक्विटी के बादशाह हैं। लेकिन ये जानना चाहूंगा आपसे कि एसेट एलोकेशन की जो बात आप जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं कि केवल एक एसेट क्लास में जाना भी समझदारी नहीं है, लेकिन आप तरह तरह के एसेट क्लासेस का एक मिश्रण बनाइए, तो आपने तो दोनों की जानकारी आपने पाई है अपने करियर में। तो जरा इसके बारे में बताइए कि क्या अहमियत है एसेट एलोकेशन की? विवेक भाई, जैसे आप अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए एक थाली खाते हैं या एक फूड खाते हैं, तो उसमें आप सूप और सलाद जैसे पौष्टिक पदार्थ भी रखते हैं, और फरसान और डेजर्ट जैसे जो मुंह को स्वाद दे सके वो भी रखते हैं। एक बैलेंस करते हैं अपने फूड में, एक संतुलन बनाते हैं कि स्वाद भी मिले और सेहत भी मिले।
अगर सिर्फ स्वाद के पीछे चले जाते हैं तो नतीजा गलत होता है, सिर्फ सेहत के पीछे चले जाए तो आनंद नहीं मिलता। जो हम फिजिकल हेल्थ में थाली बना के एक संतुलन लाते हैं, वही हमें फाइनेंशियल हेल्थ के लिए लाना है। कई बार देखा है निवेशक पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देख के निवेश करता है, और फिर जब वॉलेटिलिटी आती है, मार्केट में करेक्शन आता है, डर के मारे भाग जाता है। अगर हम एक संतुलन बना के रखें, थोड़ा डेट, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा रियल एस्टेट, तो एक आपको स्वाद स्वाद और सेहत दोनों मिलेगी, रिटर्न और रिस्क दोनों के बीच में आप बैलेंस कर पाएंगे। इन सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप असेट एलोकेशन सही कर ले तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने आप खड़ी हो जाती है। बट अगर आप सारा समय कौन सा नेक्स्ट स्टॉक 100 बैगर होने वाले उसके पीछे बिता दे, तो शायद फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी। क्या इसका मतलब ये भी है या कारण ये भी है नीलेश भाई कि जब लोग यंग होते हैं तो चाहते हैं कि हम थोड़ा रिस्क लें, हालांकि वो रिस्क को समझते नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि हम यंग हैं, हम थोड़ा कुछ एक्साइटिंग काम करें। और जबकि इन्वेस्टिंग, अगर जो भी मैंने आपसे सीखा है, इन्वेस्टिंग बोरिंग है कि आपने एक जैसे थाली, आपने कहा थाली बना दी, अब बैठ के रखिए उसको सामने। तो शायद जब हम यंग होते हैं हमें वो बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, हमें हर एस्पेक्ट में एक्साइटमेंट चाहिए। लेकिन जो इतने यंग आपके फॉलोअर्स हैं, जो इतने लोग आपको मानते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि इक्विटी अब लोग काफी समझने लग गए हैं। हमने कोविड के दौरान देखा कि म्यूचुअल फंड फोलियोज भी बहुत खुले, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट्स भी बहुत खुले, क्रिप्टो करेंसी के अकाउंट्स भी बहुत खुले। तो उनको आप अगर तौर तरीका समझाना चाहें कि किस तरह से आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, तो वो आप उन्हें क्या कहें? एक विवेक भाई, जैसे आपने बोला, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लोगों को रातों रात अमीर बनना है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, रिस्क और रिटर्न दोनों साथ में चलते हैं। आप जितना ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आप क्रिकेट की परिभाषा में देखिए, आप चाहे तो हर बॉल को चौका छक्का मार सकते हैं, बट अगर वैसा करेंगे तो आप कितनी मैच खेल पाएंगे और कितने रन बना पाएंगे। बट अगर आप सही बॉल पे चौका छक्का मारे और बाकी बॉल में अपनी विकेट बचा ले, तो आपकी करियर लंबी हो जाएगी, आप ज्यादा रन बना पाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी क्रिकेट की तरह है। जब खराब बॉल आते हैं तब चौका छक्का मारना चाहिए, जब अच्छा बॉल आए तो अपनी विकेट बचा ले। तो अगर लोग असेट एलोकेशन पे ध्यान दे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मेरी ये रिस्क प्रोफाइल है, उस हिसाब से फिर आप एक डिसिप्लिन पाथ फॉलो करते, थोड़ा पैसा डेट में, थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में, ये पोर्टफोलियो आपको जब तक महंगाई से ज्यादा रिटर्न देता रहेगा, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहेगी। लोग करते क्या है, डिसिप्लिन छोड़ देते हैं। जब मार्केट तेजी से बढ़ता है तो लालची हो जाते हैं, जब गिरता है तो भयभीत हो जाते हैं। असेट एलोकेशन लालच और भय के बीच वाला इक्विलिब्रियम है। जिसने वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तय हो जाती है। नीलेश भाई, इस देश में पिछले 25-30 साल में, और हम वो जनरेशन है जिन्होंने इसे अपनी आंखों से सामने देखा होते हुए, जो फाइनेंशियलाइजेशन, चाहे वो जिस स्टॉक एक्सचेंज में हम बैठे हैं उसकी क्रिएशन की बात हो, डिपॉजिटरी हो, आज हम बात कर रहे हैं कि अगले साल तक हम 1 घंटे में सेटलमेंट कर लेंगे, जो किसी देश ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये जो फाइनेंशियलाइजेशन हुई, लेकिन जब डेट की बात आती है आज भी, और आपके पास तो बेटर डेटा होगा, लेकिन आई थिंक लगभग 200 लाख करोड़ बैंक डिपॉजिट में पड़े हैं लोगों के। तो लोग सोचते हैं कि डेट का मतलब है एफडी, अगर मैंने एफडी कर रखी है तो मेरा एसेट एलोकेशन हो गया। लेकिन डेट में भी, और आप तो शुरुआती दौर में जब डेट की फाइनेंशियलाइजेशन हुई, जब डेट फंड स्कीम्स आने लग गई, लिस्टेड होने लग गई, एनएबी आने लग गए म्यूचुअल फंड के, तो
डेट को किस तरह से देखना चाहिए आज एक इंसान को? क्या एफडी काफी है, या आपको उसके आगे एक फाइनेंशियल एसेट, डेट फाइनेंशियल एसेट पर भी नजर डालनी चाहिए? सो लोग बैंक एफडी में इसलिए जाते हैं बिकॉज एक सदियों से वो परंपरा चल रही है। मेरे पिताजी ने भी बैंक एफडी बनाई थी, मैं भी कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि बैंक एफडी में आपको पता है आपका रिटर्न कितना आएगा। वहां पे कोई डेली मार्क टू मार्केट नहीं करता। उस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की वजह से लोगों को बैंक एफडी में जाने की ज्यादा इच्छा होती है। बट डेट में बैंक एफडी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। चाहे डेट म्यूचुअल फंड कह लीजिए, चाहे स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट कर दीजिए, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिबेंचर कर दीजिए, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट कर दीजिए। तो ज्यादातर हमने देखा है कि बैंक एफडी आपको महंगाई के आसपास ही रिटर्न दे पाएगी, महंगाई से ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगी। एंड वेस्ट में एक कहावत भी है कि जब आप पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंकर पैसेदार बनता है, आप नहीं बनते हैं ना। आपका मूलभूत उद्देश्य है कि मैं महंगाई से ज्यादा पैसा बना पाऊं, तभी मेरी रियल वेल्थ बढ़ेगी। आप सिर्फ बैंक एफडी जैसे सुरक्षित कोट अनकोट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेंगे तो महंगाई को आउट परफॉर्म करना तो मुश्किल। बट अगर आपको बहुत ज्यादा इक्विटी का रिस्क लिए बगैर महंगाई को आउट परफॉर्म करना है तो डेट में ही बहुत सारे ऑप्शंस है। डेट म्यूचुअल फंड्स है, स्ट्रक्चर्ड क्रेडिट है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स है। रीट इनविट को पूरा डेट नहीं कहेंगे बट उनकी प्रोफाइल डेट से काफी मिलती जुलती है। तो इस प्रकार के विविध इंस्ट्रूमेंट में आप निवेश करेंगे तो कम रिस्क के साथ महंगाई को आउट परफॉर्म करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड इसीलिए मैं हर लोगों से एक ही रिकमेंडेशन करूंगा, अगर आप में समझ है, समय है, तो आप जाके डायरेक्ट निवेश करें। अगर समझ नहीं है, समय नहीं है, तब जाके म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें। पहले कई बार लगता था कि मैं म्यूचुअल फंड का मैनेजर हूं और अपनी ही प्रोडक्ट की बात करूं कितनी हद तक सही है। बट पिछले 30 सालों ने अनुभव में सिखा दिया है कि मुझे म्यूचुअल फंड की ही बात करनी चाहिए, बिकॉज बाकी लोग जब डायरेक्टली जाते हैं तो क्रिप्टोज में, एफएनओ ट्रेडिंग में, गेमिंग में, लॉटरी में, वहां पे पैसा खो देते हैं। हम 19 साल से एक असेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड चला रहे हैं, तकरीबन उसका 16% कंपाउंडेड रिटर्न निकला है। मेरे हिसाब से भारत के 99% निवेशकों का पोर्टफोलियो 16% कंपाउंडेड पिछले 19 साल में नहीं हुआ होगा। तो ये प्रोडक्ट हमने पुश नहीं करके गलती की। हमें तो इसे ढोल नगारा बजा के बेचना चाहिए था कि लोग गलती करने की जगह पे सही प्रोडक्ट में निवेश करेंगे तो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान होगी। मैं हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस फंड्स पे आपसे अगले सवाल पे आऊंगा, लेकिन एक चीज जानना चाहता हूं। आपके हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज रहे गोल्ड पे, और आपको जब भी प्लेटफॉर्म मिलता है, और ये अच्छी बात है देखिए कि आप एक तरफ पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, लेकिन बेबाक अपनी बात कह देते हैं। आप गोल्ड पे आपके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज है। वो आप भी, मैं जानता हूं कि पेशेंट किस्म के आदमी है, बोलते रहेंगे जब तक कोई इस पे अमल करे। लेकिन गोल्ड भी एक एसेट क्लास ऐसा है जो सदियों से हमारे प्रीवियस जनरेशन्स का, और आज भी कई लोगों का एक प्रिय वो है। और जब भी वॉलेटिलिटी देखते हैं, क्राइसिस देखते हैं, गोल्ड के प्राइस जंप होते हैं, और फिर रिपोर्ट्स आती है, देखिए गोल्ड ने इतना दिया, इक्विटी ने इतना दिया, और फिर लोग कहते हैं चलिए गोल्ड में ही रहते हैं। तो एक एसेट, बट लेकिन जो अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, जब भी उनसे बात होती है, आप जैसे दिग्गज हैं, तो कहते हैं कि 5 से 10% आपका हिस्सा जो है पोर्टफोलियो का, वो गोल्ड में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गोल्ड पर आपकी क्या? इस वक्त विवेक भाई, सोने पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। एक दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर आज अपना पैसा गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन किया, धावा बोला, तो उनकी जेब में $650 बिलियन थे। $500 बिलियन जो बाहर की दुनिया में निवेश किया था, लोगों ने सीज कर लिया। जो घर में $150 बिलियन का सोना पड़ा था, वही उनके काम आया। ये अनुभव के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स अपने एफएक्स रिजर्व्स में कुछ ना कुछ तो सोने में जरूर रखेंगे।
चाइना $3 ट्रिलियन एफएक्स रिजर्व्स पे बैठा है। उनकी ताइवान पे नजर है, ये कोई छुपी बात नहीं है। वो गोल्ड रिजर्व जरूर बनाएगा ताकि जब वो ताइवान पे धावा बोले तब उनके रिजर्व्स को कोई अटैच नहीं कर पाए। अब सेंट्रल बैंकर्स दुनिया भर के गोल्ड खरीदने वाले हैं तो गोल्ड के दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। भारतीय निवेश को खाली सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आज भारत में गोल्ड के ऊपर 18% के आसपास टैक्स इंसिडेंस है, 15% इंपोर्ट ड्यूटी प्लस जीएसटी। तो जो चीज आपको $100 में बाहर मिलती है उसी चीज के लिए आप $118 दे रहे हैं। आज नहीं तो कल ये इंपोर्ट ड्यूटी जीएसटी कम होगा और उस वजह से रूपी गोल्ड प्राइसेस में करेक्शन आ सकता है। तो सब्जेक्ट टू दैट टैक्स इंसिडेंस आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करेंगे तो आपको ब्याज मिलेगा, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करेंगे तो आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। एक चीज जो हमारी महिला वर्ग है उनको मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे घरों में महिलाएं रोड साइड ज्वेलर के पास एक विशी चलाती है, हर महीने आप पैसा डालो और 11 महीने के बाद 12वां इंस्टॉलमेंट वो ज्वेलर ले लेगा और फिर आपको एक ऑर्नामेंट दे देगा। एक ऑर्नामेंट में कितना सोना है, कितनी मिलावट है, किसी को पता नहीं। उसकी जो मेकिंग चार्जेस है वो पता नहीं। कई बार हमने देखा है कि लोग अच्छे दिन पे शादी ब्याह बर्थडे तो छोटी क्वांटम में गोल्ड खरीदते, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम की, वैसे करके धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जब आप छोटी मात्रा में गोल्ड खरीदते हैं तो जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं, 25 30 35% चार्जेस लगते हैं। तो गोल्ड में निवेश जरूर करिए, बट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है, गोल्ड ईटीएफ्स है, वहां पे निवेश करने की सोचिए। ये जो छोटी क्वांटम का गोल्ड खरीदते हैं तो चार्जेस बहुत ज्यादा है, और ज्वेलर के पास जब करते हैं तो आप बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क ले रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि ज्वेलर जो ना दुकान बंद करके भाग जाता है। तो सोच समझ के सोने में निवेश करिए। नीलेश भाई, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी कितने बदलाव आए हैं। हाल ही में सेबी ने जो कैटेगराइजेशन है म्यूचुअल फंड्स की उनको भी सिंपल कर दिया, और अब जैसे हाइब्रिड फंड्स की जो कैटेगरी है उसको डायनेमिक एसेट एलोकेशन कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कहते हैं। अब क्या इस तरह के ये जो प्रोडक्ट हैं, ये आपकी जो एसेट एलोकेशन है, जो आपने पहले बात की इस इंटरव्यू में कि क्या इंपॉर्टेंस है एसेट एलोकेशन की, अब 2 तरीके हैं, मैं खुद घर पे थाली बनाऊं या फिर मैं कहीं जाकर बनी बनाई थाली खाऊं। तो क्या ये इसे फुलफिल करते हैं? जैसे डेट में कितना डालना है, कब कितना डालना है, इक्विटी में कब कितना डालना है, गोल्ड में कब कितना डालना है, क्या ये ऐसी स्कीम्स हैं जो ये सब कंप्लीट करके आपको कुछ नहीं करना वो दे देती? सो डेफिनेटली बैलेंस एडवांटेज फंड एक हमारा हरफन मौला फंड है। आप ये देखिए, पहले हमारी मार्केट में गोरों का वर्चस्व काफी था, वो बेचते थे, मार्केट गिरती थी, वो खरीदते थे, मार्केट चलती थी। आज बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए हमने एक कुशन खड़ा कर दिया, तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास की साइज है। एवरेज 30% पैसा अगर हम ऊपर नीचे कर सके एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोटा मोटा 70-75 हजार करोड़ रुपए का बैलेंस आ जाता है। चढ़ती हुई मार्केट में माल बिकेगा, गिरती हुई मार्केट में खरीदेंगे, अपने आप एक स्टेबिलाईजर खड़ा होगा। सो बैलेंस एडवांटेज फंड, एसेट एलोकेशन फंड, उनका एक पॉजिटिव मार्केट के लिए है कि वो एक कुशन खड़ी कर रहे हैं। दूसरा, निवेशक के रूप से देखिए, कई बार लोग कैश में इसलिए खड़े होते हैं कि मैं सही समय पे निवेश करूंगा। जब सही समय आता है तब आप बिजी होते हैं, आपको डर लगता है, आप लालची हो जाते हैं और फिर सही समय निकल जाता है। बेहतर है कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर के ऊपर डाल दूं, उसे तो 24/7 यही काम करना है। एंड मोस्ट ऑफ अस ऑल्सो फॉलो क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉर अलोकेशन, इतना डेट में, इतना इक्विटी में, इतना गोल्ड में, सिल्वर में। अभी हम रियल एस्टेट या उस तरफ गए नहीं है, बट इवेंचुअली वो भी आ जाएगा। सो इफेक्टिवली आप अपनी
असेट एलोकेशन रिक्वायरमेंट आउटसोर्स कर देते हैं प्रोफेशनल। एंड जैसा मैंने पहले बताया 19 साल से हमारा फंड ऑफ फंड चल रहा है, उसने पॉजिटिव अल्फा दिया है लगभग हर साल। एंड मतलब इक्विटी मार्केट के जितना ही रिटर्न दिया है 19 सालों में विथ हाफ द वॉलेटिलिटी। अगर हम अपसाइड डाउनसाइड रेशो देखें इन फंड का तो मोटा मोटा 2 के बराबर है, बिकॉज आपने गिरती मार्केट में ज्यादा खरीदा है और चढ़ती मार्केट में कम खरीदा है। तो गिरती हुई मार्केट में आप कम गिरते हो, चढ़ती हुई मार्केट में ज्यादा चढ़ते हो, आपका अपसाइड डाउनसाइड रेशो 2 का हो जाता है, वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। एक निवेशक के लिए ये अलादीन के जादुई चिराग से कम नहीं है। पैसा डाल दीजिए एंड भूल जाइए। जब भी पैसा मिले आप असेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे फंड में निवेश करके भूल सकते हैं। 10 साल 15 साल 20 साल बाद आप जब देखेंगे उसका रिटर्न, यू विल बी सरप्राइज कि इतना पैसा बना। एक आखिरी सवाल नीलेश भाई के, जब आप ये कह रहे थे और आपने 2 बार कहा कि पिछले इतने सालों में इतने रिटर्न आए, और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझ जैसे कई लोग उस वक्त इस जर्नी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। ये जो जर्नी हुई, और जैसे फोकलोर था कि जो विदेशी सिटीजन बाहर बैठे हैं वो आके भारत की उस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करके पैसे बना गए, हम भारतवासी ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। अब क्योंकि जानकारी बहुत है, ईज बहुत है, बहुत बदलाव आया है, और आज की जो यंग जनरेशन है बहुत इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, और ये सब दर्शा रहा है, एसआईपी नंबर्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, फोलियोज बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। मैं आपसे कोई नंबर नहीं मांग रहा, क्योंकि ये तो प्रिडिक्ट करना किसी के भी बस की नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि कई लोग ऐसे जो कहते हैं कि जो बेस्ट था वो तो खत्म हो गया, कि कितनी ऐसी स्कीम्स थी हर एक फंड हाउस की जिन्होंने 20, 22, 23% भी 15, 20, 25 साल में कंपाउंडिंग सालाना की। तो कई लोग इस तरह से सोचते हैं कि भाई वो ग्रोथ फेज तो खत्म हो गया, वो बस मिस हो गई, वो गाड़ी ट्रेन चली गई। लेकिन क्योंकि आप इतने करीब से ट्रैवल भी करते हैं, सरकार की जो नीति है उसमें भी आपका एक रोल है, आप मानते हैं कि जो अगले 30 साल, 5-10 साल नहीं पूछ रहा आपसे, 30 साल, आज का जो 20 साल का इंसान है, क्या वो अगले 30 साल के लिए अगर निवेश करता है तो, फिगर नहीं मान, लेकिन जो पिछले 25 साल 30 साल गए उससे बेहतर हो सकता है भारत का भविष्य, क्या आप मानते हैं इसमें? भारत का भविष्य तो आने वाले 30 सालों में पिछले 30 सालों से अच्छा ही रहेगा। जब 90 के दशक में मैंने अपनी कारकिर्दी शुरू की तब हम $300 बिलियन जीडीपी और $300 बिलियन मार्केट कैप थे मोटा मोटा। एंड पिछले साल हम कुछ $3.2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, मोटा मोटा मार्केट कैप भी उतना ही था। जितना हमने 30 सालों में किया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड मार्केट कैप, वो तो आने वाले 10 साल में हो जाएंगे। So size of opportunity for next 30 years is far more in absolute amount than the last 30 years. दूसरा है परसेंटेज रिटर्न, कि आप 3 बिलियन 300 पे करें तो 10 टाइम है, और 6 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन के ऊपर करें तो खाली 100% ही है, 10 टाइम नहीं है। वहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आने वाले 30 सालों का नॉमिनल रिटर्न पिछले 30 सालों से कम रहेगा, बिकॉज हमारी महंगाई का दर नीचे आ गया। पहले डबल डिजिट इन्फ्लेशन था तो 20% रिटर्न पॉसिबल था। मेरे हिसाब से अब इन्फ्लेशन मिड सिंगल डिजिट लो सिंगल डिजिट रहेगा, तो नॉमिनली हम 20% रिटर्न नहीं कमा पाएंगे, लेकिन रियल रिटर्न, इन्फ्लेशन के ऊपर वाला रिटर्न मेरे हिसाब से आने वाले 30 सालों में पिछले 30 सालों के सामने अच्छा रहेगा। पिछले 30 सालों में हमारी इकोनॉमी फिर भी इनवर्ड लुकिंग थी, आईटी है, फार्मा है, वहां पे हम आउटवर्ड लुकिंग हुए। बट ये 30 सालों में हमारी इकोनॉमी और आउटवर्ड लुकिंग हो जाएगी, तो पूरा विश्व हमारा एक प्ले बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा जहां पे हम खेल पाएंगे। तो रियल रिटर्न नेक्स्ट 30 सालों का पिछले 30 सालों से अच्छा होगा, नॉमिनल रिटर्न कम होगा, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी है वो जो पिछले 30 सालों में देखी वो तो अगले 10 सालों में हम देख लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भाई, अपने बिजी शेड्यूल से आप हमेशा समय निकालते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी जब वो वर्ड मैं यूज कर देता हूं आपके इनवाइट में, आप हमेशा आते हैं, और एक बार फिर आपने आके अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू विवेक।